वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ा दिया है। आपने पूरा पढ़ लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप पहले जाके वो प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बहुत स्लोली आपको इसको समझा रही हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपको आगे केमिस्ट्री बहुत सिंपल एंड इजी लगेगी। स्टार्ट करने के पहले मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज मैं इसको कवर करूंगी। अब जो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ लिया था, मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था, when two or more than two substance they combine together, original substance loses its identity and form entirely different compound, हम जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। हमने ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके फ्यू इंडिकेशंस थे, यानी फिजिकल चेंज, स्टेट में चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर के अंदर चेंज होना, कलर चेंज होना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। ये हमारे इंडिकेशंस है कि यस, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, एनर्जी चेंजेस भी मैंने बताया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यानी रिएक्शन में टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है, लॉन्ग विद प्रोडक्ट हीट निकलती है या एनर्जी इवॉल्व होती है, तो हमने कहा था एक्सोथर्मिक है। बट हमारा रिएक्टेंट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो हमने कहा था उसको एंडोथर्मिक। अब ये जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, ये मेनली होती है 4 टाइप्स की। इसमें रेडॉक्स भी आता है, लेकिन रेडॉक्स को हम इस मेन 4 में नहीं कवर करते, हम उसको अलग से करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में आपको कवर करूंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारी लास्ट होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसको हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले हम रिएक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस मतलब 2 या 3 सब्सटेंस का कंबाइन होना, सिंथेसिस होना, कोई चीज सिंथेसिस हो रही है, कोई चीज बन रही है। तो when two or more reactants combine together, they form a single product. आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। सपोज एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, एक सी रिएक्टेंट है। ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ए बी सी। सिंगल प्रोडक्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये ध्यान रखना है। सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मेन इंडिकेशन ही होता है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का बनना हमारा होता है, हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अलोंग विद प्रोडक्ट हीट इवॉल्व होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट होगा और रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्बिनेशन की, यानी सिंथेसिस की। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। चलिए अब हम देख लेते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में मैंने लिया क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम में जब हम वाटर डालते हैं, आप देख रहे हो, आप वाटर डाल रहे हैं हम इसमें, तो सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है स्लेक्ट लाइम। आप यहाँ देख रहे हो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और ये देख रहे हो रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, यानी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो जैसे मैंने आपको बोला था, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होगा और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो ये हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल सब जानते हो, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो कोल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। यहाँ पर आपने देखा रिएक्टेंट 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन गया और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है रिएक्शन में। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट है यहाँ पर, और अलोंग विद प्रोडक्ट हीट निकल रही है। तो आप यहाँ तीनों रिएक्शन में देख रहे हो सिंगल प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो इसका
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही है इसकी सिंगल प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक, जो हमें इंडिकेट करती है हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाई कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट, when single reactant decomposes and breaks down into two or more simple product, it is always carried out in presence of energy। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी इसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा, सिंगल रिएक्टेंट। कॉम्बिनेशन में क्या था, सिंगल प्रोडक्ट, यहां पर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट। तो ये सिंगल रिएक्टेंट है और मैंने बोला ये एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट था और वो एक्सोथर्मिक थी, ये सिंगल रिएक्टेंट है एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी एंडोथर्मिक। तो आपको क्लियर हो गया है कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन क्यों अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन कैसे होती है, कॉम्बिनेशन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होती है और ये होती है एंडोथर्मिक। क्लियर है? चलिए अब हम इसी को डिटेल में देखते हैं। अब जैसे हमने एंडोथर्मिक में बताया था कि एंडोथर्मिक होती है, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की देने की जरूरत होती है। तो ये हम 3 टाइप से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब when reaction is carried out in presence of heat energy। when reaction is carried out, आप यहां पर हीट दे रहे हो, जब हीट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं रिएक्शन बताती हूँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। हम इसको यहाँ पर आप सबको पता है, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में एरो के ऊपर हम ये डेल्टा साइन लगाते हैं। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन आप देख रहे हो प्रोडक्ट 2 है, यहाँ पर इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब सिंगल रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इज एंडोथर्मिक। दूसरा हम देख लेते हैं फेरस सल्फेट। रिएक्टेंट सिंगल है, जब हम इसको हीट देते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सिंगल रिएक्टेंट, तो ये किसका इंडिकेशन है, हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो ये लेड नाइट्रेट इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोडक्ट 3 बन रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, सिंगल। सिंगल रिएक्टेंट का होना और रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, यानी रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एंडोथर्मिक है। तो ये दोनों इंडिकेशन होता है हमारी रिएक्शन कैसी है, हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन देखिए, मैं पहले आपको ये एक्टिविटी बता देती हूँ। ये टेस्ट ट्यूब ली है हमने, ये वाली फेरस सल्फेट की है, हमने ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सोल्यूशन इसको हीट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की एक पंजेंट स्मेल होती है। क्लियर है? अच्छा, एक आपको रिएक्शन सपोज इस तरह की दी है, अमोनियम क्लोराइड लिया है मैंने, अमोनियम क्लोराइड को मैंने हीट किया है, या मैं हीट की साइन लगा देती हूँ। यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है, अमोनियम क्लोराइड ने इस हीट को एब्जॉर्ब किया और ये अमोनिया एंड HCl के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि हमने रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया तो रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। वापस ये रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन गई, अमोनिया एंड HCl बना, हमने रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया, हम हीट देते गए, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और वापस हमारा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन, यहाँ पर भी सिंगल रिएक्टेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम इसको कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन।
जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, तब हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिसोसिएशन। तो आपको डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। ये है हमारी एक्टिविटी हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। अब जो फेरस सल्फेट है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रियॉल, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ये जो FeSO4.7H2O है, ये 7H2O इस FeSO4 के क्रिस्टल से अटैच्ड होते हैं। ये हम इसको ग्रीन विट्रियॉल या फेरस सल्फेट कहते हैं। एक्चुअल में ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आप आगे पढ़ोगे सॉल्ट फैमिली में। जब किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो ग्रीन विट्रियॉल है, फेरस सल्फेट, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करते हैं, देखो आप यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ड्राई FeSO4 को हम हीट करते हैं, ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। अब ये FeSO4 इंटू 7H2O में जैसे ही आप इसको हीट करते हो, FeSO4 बनता है और ये जो 7H2O है ये वेपराइज हो जाते हैं। ये इमीडिएटली वेपराइज होते हैं क्योंकि ये इससे लूजली अटैच्ड है। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, क्रिस्टल्स आर ग्रीन ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर है, ये जो अटैच्ड वाटर है, ये इसको कलर एंड शाइन देता है। ऑन हीटिंग ग्रीन क्रिस्टल लूज वाटर एंड टर्न वाइट एनहाइड्रस। जब ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो FeSO4 है इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको फर्दर हीट करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सपोज आप इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस FeSO4 को आप वापस हीट करोगे। यहाँ पर मैंने एक्टिविटी ऑलरेडी समझाई हुई है। तो इस FeSO4 को आप वापस हीट करोगे तो Fe2O3 SO2 SO3 बनेगा। तो हम जब इसको हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का Fe2O3 बनेगा। ये डिकम्पोजेस ब्राउन सॉलिड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 एंड SO3 गैस निकलेगी। इसकी एक पंजेंट स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को ड्राई हीट करते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। हम जैसे ही इसको हीट करेंगे, आप देख रहे हो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बन जाएगा। NO2 आप यहाँ से देख रहे हैं ब्राउन कलर की, ये ब्राउन कलर के NO2 के फ्यूम्स निकलेंगे और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी। तो ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। चलिए अब हम जो नेक्स्ट सेकेंड, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब हम इसकी सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। means those reactions which is carried out in presence of light. Those reaction which is carried out in presence of light, sunlight. मतलब sunlight is also form of energy, तो उसे हम कहेंगे photolytic decomposition या photochemical decomposition। इसका पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड। आप यहाँ एक्टिविटी देखिए, हम एक वॉच ग्लास ले लेते हैं, मतलब एक पेट्री डिश ले लेते हैं। इसमें हम व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड पाउडर डाल देते हैं। इसको हम बाहर सनलाइट में रख देते हैं। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये जो सिल्वर कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है, ये आप देख रहे हो ग्रे कलर के, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये AgCl जो है सिंगल रिएक्टेंट हुआ। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये 2Ag, ये 2 तो आप नहीं लिखिए, बैलेंसिंग है, ये Ag एंड क्लोरीन इसमें कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ग्रे कलर की सिल्वर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और Ag और Br2 में ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है और ये ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ दोनों जगह आप देखिए रिएक्टेंट सिंगल था और रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, क्योंकि दोनों ने एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की। अब ये जो AgBr सोल्यूशन है, ये जो रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं हाइपो सोल्यूशन। ओल्ड टाइम में क्या होता था, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उसमें इसको यूज किया जाता था।
एक और मैं रिएक्शन आपको बताऊंगी, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ H2O2। मान लो आप इसको भी ओपन रख देते हैं या ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते हैं, तो ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए जितने भी सिल्वर के कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उन्हें हम हमेशा ऑलवेज दे आर केप्ट इन अ डार्क बॉटल टू प्रिवेंट लाइट डिकम्पोजिशन। इन्हें डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि वो लाइट अंदर ना आ सके। आप इसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखोगे, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दोज रिएक्शंस विच आर कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं पहले आपको मॉल्टन NaCl एंड Al2O3 के बारे में बताऊंगी, फिर हम वाटर का देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ मॉल्टन NaCl। NaCl इसका और ले लेते हैं। मेन NaCl का सोर्स क्या है? सॉल्ट। इसको हम मॉल्टन स्टेट में मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड फॉर्म में तो जाती नहीं है। मॉल्टन स्टेट में हम इसको ले लेते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये प्योर मेटल सोडियम एंड क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगी। ये आप आगे मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे, तो जो मेटलर्जी है प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक और हम देख लेते हैं मॉल्टन Al2O3। हम Al2O3 ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बेसिकली बॉक्साइट ओर से मिलता है। ये इसका मेन सोर्स है बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर मिलता है। हम जब इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करते हैं, तो ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। ये भी एल्यूमिनियम जब हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ये मेथड प्योर मेटलर्जी में ये काम आती है। तो चलिए, अब ये मैंने आपको बता दिया है। हम अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखते हैं। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। H2O वाटर, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये किसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वाटर है, प्योर वाटर, हम प्योर वाटर लेंगे रिएक्शन में, हम मिनरल वाटर या टैप वाटर तो ले नहीं सकते। बट प्योर वाटर की प्रॉब्लम क्या होती है? प्योर वाटर जो है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर से तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं और वाटर को एसिडिफाई कर देते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं, ये वाटर को आयनाइज करने में हेल्प करता है, और वाटर जैसे ही आयनाइज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एसिडिफाई वाटर, एसिडिफाई वाटर। ठीक है। अब इस वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमारा कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मग ले लेते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग से डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने जैसे ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक मग ले लिया, यहाँ पर मैं 2 होल बना दूंगी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ 2 होल बना देंगे। इस होल में जैसे इन्होंने डाला है इलेक्ट्रोड, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये नेगेटिव एंड हो गया। जो पॉजिटिव एंड होगा, मैं ऐसे लिख कर देती हूँ इसको, ये जो पॉजिटिव एंड होगा वो क्या होगा? एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड होगा एनोड। क्लियर है? और जो नेगेटिव एंड होगा इसका, यानी जो नेगेटिव इससे ज्वाइन है, वो होगा कैथोड। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है? कैथोड, ये पॉजिटिव एंड हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, आप देख रहे हो ये एक टेस्ट ट्यूब, ये इस तरह से इन्वर्टेड, इसको उल्टी करके हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से इस टेस्ट ट्यूब को हम इन्वर्ट करके उल्टी करके डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम पूरा वाटर डाल देते हैं, जैसे यहाँ पूरा वाटर डाला है। और वाटर को क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। हम वाटर को कैसे करते हैं? एसिडिफाई कर देते हैं, ताकि आयनाइजेशन में हेल्प मिले।
अब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड नेगेटिव है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, ये कैथोड की ओर, कैथोड नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर आता है। और आप इसके बबल्स देख रहे हो, ये बबल के फॉर्म में यहाँ पर कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर एनोड के ऊपर ये कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कैथोड एंड एनोड पे कलेक्ट होते हैं उनका अमाउंट प्रपोर्शन इक्वल नहीं होता। जो कैथोड पे हाइड्रोजन कलेक्ट होता है वो एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन कलेक्ट होता है उसके कंपैरिजन में डबल होता है। क्लियर है? रीजन सिंपल है, रीजन है इसका रेशो। आप देखिए H2O 2:1, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन होता ही डबल है, तो इसलिए यहाँ पर डबल अमाउंट पे कलेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड ही होती है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। आप ये एक रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हो, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। नॉन मेटल की भी होती है पर हमें अभी 10 के अंदर मेटल की है तो हम इसी पे अभी फोकस करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर जैसे पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और नीचे आप गोल्ड देख रहे हैं, यहाँ एक प्लैटिनम भी आप लिख सकते हो, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? तो आपने जैसे देखा, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैंने आपको बोला पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड या सिल्वर ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये हम देखेंगे ये रीजन क्या है। पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताती हूँ, फिर मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। आप यहाँ देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है पोटेशियम, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर है हमारा सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। अब इसके नीचे आप देखिए कॉपर आएगा, मर्क्यूरी आएगा, सिल्वर आएगा, गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं दे आर रिएक्टिव मेटल्स, और हाइड्रोजन के नीचे जितनी मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है? अब मैंने आपको ये भी बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, क्योंकि यही आउटर शेल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब इस आउटर शेल में जितने लेस नंबर होंगे, अब यहां देखिए जितने लेस नंबर होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका रीजन है, हम सबको पता है कि ये एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ये शेल होता है, ये के शेल होता है, ये एल शेल होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है, हमको जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूक्लियस प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो न्यूक्लियस को एनर्जी देनी होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस को थोड़ी एनर्जी लगेगी, लेकिन अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो लेस रिएक्टिव होगा। सपोज थर्ड है तो थर्ड को निकालने के लिए और एनर्जी लगेगी।
तो इसलिए अब आप देखिए पोटेशियम सोडियम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं होंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये थोड़ा इससे लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये और लेस रिएक्टिव होगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जाती है। अब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound or salt solution। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से निकाल देगा। एग्जाम्पल, जैसे सपोज आप एक ले लीजिए, आप सोडियम ले लीजिए और यहां पर आप जिंक ले लीजिए, तो सोडियम जिंक को रिप्लेस करेगा। कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगी। अब हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए हम जिंक की स्ट्रिप ले लेते हैं और हम इसको ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इसको डाल देते हैं। अब रिएक्शन होगी, यहां पर आप देख रहे हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो अब जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आप देख रहे हो ये स्ट्रिप के ऊपर पूरी की पूरी कॉपर डिपॉजिट हो गई और ये ब्लू कलर पूरा डिसअपियर हो गया और कलरलेस जिंक सल्फेट बन गया। तो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। आप यहां देख रहे हैं ये सिल्वर, यहां देख रहे हैं आप सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट, यहां कॉपर आना चाहिए, कॉपर। ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। यहां पर मैं एक कॉपर स्ट्रिप डिप कर देती हूं। अब हमें पता है यहां पर कॉपर जो है ये सिल्वर से ज्यादा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर क्या करेगा, AgNO3 से Ag को अलग कर दिया। आप देखो इसने Ag को इसने अलग कर दिया, सिल्वर को अलग कर दिया और खुद ब्लू कलर के कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए एक और देख लेते हैं, लेड एंड कॉपर क्लोराइड। लेड को हम कॉपर क्लोराइड में डालते हैं तो आपको पता है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर क्लोराइड से कॉपर को यहां अलग कर देगा और खुद लेड क्लोराइड बना देगा। तो ये क्लियर है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक इसकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उससे भी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तब मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ब्लू कलर का। आप यहाँ देख रहे हो, हम ये इसके अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। हम इसमें आयरन नेल, ये ब्लू कलर का था, आयरन नेल कैसी होती है, सिल्वर ग्रे, हम इसमें आयरन नेल डाल देते हैं। अब इसको थोड़े टाइम के लिए हम वैसे ही छोड़ देते हैं, 12-13 आवर्स के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद FeSO4 इसने बना लिया। अब जो FeSO4 है इसका ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का था, ये आपने देखा ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बना लेता है। और ये जो आपने आयरन नेल डिप की थी ये ग्रे सिल्वर कलर की होगी, आप इसमें देखिए पूरा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब यदि मैंने इसमें कॉपर का ये डाला है तो पूरा का पूरा कॉपर उसके अंदर नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी हमारी आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, FeSO4 ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि क्या होगा सपोज हम उल्टा कर देंगे, मतलब मैंने FeSO4, मैंने मान लो ये ग्रीन कलर का FeSO4 सॉल्यूशन ले लिया और इसमें मैंने कॉपर कॉइन डाल दी, तो हम सबको पता है कि कॉपर जो है ये तो लेस रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, ये लास्ट रिएक्शन होगी इसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट
एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले इसकी आप कंडीशंस देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले ये दो आयनिक सॉल्ट्स, इसके अंदर कंडीशन है 2 आयनिक सॉल्ट्स होने चाहिए और ये दोनों आयनिक सॉल्ट एक्वस कंडीशन में होना चाहिए। एक्वस मतलब आप सॉलिड पाउडर को आप वाटर के अंदर डाल दो तो एक्वस सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे Na2SO4 आयनिक सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, ये मैंने ले लिया एक्वस। दूसरा सॉल्ट है मेरा बेरियम क्लोराइड, ये भी मैंने एक्वस ले लिया। तो पहली दो कंडीशन समझ में आ गई आपको, दो आयनिक सॉल्ट होंगे और दोनों एक्वस कंडीशन में होंगे। अब जब हम इनमें रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब जैसे यहाँ देखिए, सोडियम हम जानते हैं पॉजिटिव आयन होता है, सल्फेट नेगेटिव आयन होता है, बेरियम पॉजिटिव होता है, क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की ओर गया, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर गया तो ये NaCl बन गया, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की ओर आया तो BSO4 बन गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जो प्रोडक्ट बनता है, फोर्थ, जो प्रोडक्ट बनता है उनमें एक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए NaCl एक्वस सोल्यूशन बन गया, और आप देखिए BaSO4 के पास जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, तो ये BaSO4 एक सेकेंड जो फिफ्थ बनेगा वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा। इनसोल्यूबल कंपाउंड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट कलेक्ट हो जाते हैं। मतलब यानी यहाँ देखिए, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने दोनों सोल्यूशन लिए, हमारा NaCl बन गया पूरा का पूरा, और इसमें ये BaSO4 के ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेंगे जो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 कंडीशन होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है? When 2 or more than 2 ionic salts combine together, they exchange their ions and form 2 products, in which one is soluble product, other one is in the form of precipitate. दूसरा कैसे होगा, insoluble precipitate होगा। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ले लिया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट को भी मैंने एक्वस ले लिया, एक्वस। NaCl लिया, ये भी एक्वस ले लिया। दोनों में आयन एक्सचेंज होगा, सिल्वर पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाएगा, तो ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Na जो पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, इसके पास जाएगा, NaNO3 का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। एक और देख लेते हैं हम, लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन लिया, इसे हम पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। तो ये देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ तो PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए और हमारा KNO3 का एक्वस सोल्यूशन बना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं, 1 सेकेंड में आपको यहाँ एक बार और बताती हूँ। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हम कह सकते हैं 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी हो गई प्रेसिपिटेट रिएक्शन और दूसरी हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ हम देख लेते हैं। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन सबको पता है, जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, हमने लिया NaOH एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन की डाइल्यूट HCl से, एसिड है। यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, Na पॉजिटिव है तो ये क्लोराइड नेगेटिव के पास जाएगा, तो NaCl बन गया, सॉल्ट बन गया ये।
और ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव के पास जाएगा, वाटर बन गया। तो यहाँ सॉल्ट एंड वाटर बन गया। यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ है। दो कंपाउंड बने हैं लेकिन एक कंपाउंड इसमें सॉल्ट है, दूसरा वाटर है। क्लियर है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है इसमें, ये असर्शन रीजन में बहुत बार आता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट बट इट इज नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपने देखा जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो चारों इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं, यानी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें मैं कवर करूंगी रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।